नीट के 10 दिन बचे हुए हैं और बच्चा देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो, हीट एक जैसी है। दिमाग की गर्मी लगभग सबकी एक जैसी है, चाहे जहां बैठे हों। तह के अंदर हाल वही है जो तह के भीतर हाल। मछली बचकर जाए कहां, सारा जल ही जाल। तो कहीं भी बैठा हो बच्चा, कंडीशन लगभग सभी की एक जैसी है। थोड़ा धैर्य रखना होगा। आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि एक एक प्रॉब्लम जो बच्चे को होती है वो सारी एड्रेस कर ले। तो कोशिश तो हमने पूरी की है कि सारी चीज़ें आ जाएं। तो और डेफिनेटली ये बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है सेशन आपके लिए। केवल सुनना नहीं है, प्रॉफिट इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें साथ ले जाते हैं। तो अगर आप जो जो आपको पसंद आए, कोई ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपके लिए हो, बहुत सारे पॉइंट्स आपको पहले से आप कर रहे होंगे। जो भी आपको नया मिलता है वो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वो पॉइंट्स आप नोट कर लें, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। शुरू करें? गुड। पहला हमने लिया हुआ है फर्स्ट एनालिसिस। नीट में इस बार 25 लाख बच्चे बैठे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 25 लाख बच्चों का है। ज्यादातर बच्चे अपनी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन एक चीज उस प्रिपरेशन में मिसिंग रहती है और वो है एनालिसिस। प्रिपरेशन तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक एनालिसिस उसका इंटीग्रल पार्ट ना हो। लगातार काम करते चले जाए और हम उसको एनालाइज ना करें तो फिर जितनी ग्रोथ हो सकती है उससे कम होती है। पूरा पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं होता है। तो अभी भी 10 दिन है। एनालिसिस बहुत सेंसिटिव इशू है। एनालिसिस को हम जितनी बारीकी से समझेंगे उतना हम एनालिसिस का रिस्पेक्ट करेंगे, और जितना एनालिसिस की हम रिस्पेक्ट करेंगे ना, उतना ज़्यादा हम उसे फॉलो करेंगे। और जितना अच्छी तरह से हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे एनालिसिस को, आपकी ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी। सिग्मोइड से जे शेप्ड हो जाएगी, अरिथमेटिक से ज्योमेट्रिकल हो जाएगी। अगर आप एनालिसिस को अपनी प्रिपरेशन में शामिल कर लीजिए, अगर आप कर लेते एनालिसिस। और यही वजह है कि हमने थ्रू आउट द सेशन 5 days इन अ वीक क्लासेस की हैं कि सैटरडे को आपको टाइम मिले एनालिसिस करने का। अब तो एकदम नेक टू नेक है। अब 10 दिन बचे हुए हैं। एनालिसिस मान के चलो हर अच्छे बच्चे के लिए मैंडेटरी है। एनालिसिस कंटेंट की भी। अब बचे हुए 10 दिनों में वो सारा कंटेंट नहीं पढ़ा जा सकता जो 2 साल या साल भर जो नोट्स बनाए गए। अब बचे हुए 10 दिनों में आपके पास बड़ा स्पेसिफिक कंटेंट होना चाहिए। उससे क्या है कि रिवीजन एक राउंड और ज्यादा हो जाएगा। तो कंटेंट में अब इस समय सेलेक्टिविटी चाहिए। अब ऐसे नहीं चलेगा कि हमने
11 शुरू करी है तो बस लिविंग वर्ड से ही शुरू करें, या 12th का रिवीजन शुरू करें तो बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ही शुरू करें। अब सेलेक्टिविटी चाहिए, अब कंटेंट बड़ा वही आपको रिवाइज करना चाहिए जहां आपको लगता है कि वो कंटेंट आपका कमजोर है। कंपैरेटिवली जो वीक कंटेंट है अब आपको वही रिवाइज करना चाहिए। जो चीजें आपकी बहुत अच्छी तैयार है उनको अब आपको फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं जाना चाहिए, अब उन्हें छोड़कर उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो अभी लगता है कि एक बार और ज्यादा रिवीजन हो जाना चाहिए। तो कंटेंट की प्रॉपर अब एनालिसिस होनी चाहिए, एनालिसिस करके ही रिवीजन करें, क्योंकि अब टाइम बड़ा क्रूशियल है और इस टाइम में हम सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज नहीं दे सकते। और छांट के अलग करना कि इन बचे हुए 10 दिनों में कौन से चैप्टर रिवाइज करें तो ज्यादा माइलेज मिलेगा, उसके लिए आपको एनालिसिस करनी होगी। इंटेंट थोड़ी बड़ी बात है ये अभी भी, लेकिन समय है। मैं बहुत कम समय में ये इंटेंट वाली बात पूरी कर रहा हूं। आप डॉक्टर क्यों बनने जा रहे हैं, एक बार आप ऊपर वाले को फिर से बता दीजिए कि डॉक्टर बनने के लिए मतलब उसके पीछे की नीयत क्या है। अभी भी समय है, ऊपर वाले के साथ फ्रीक्वेंसी बैठा लीजिए। तो सच्चे दिल से अभी भी बता सकते हैं आप कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। उसके लिए भी 2 मिनट चाहिए, अगर सच्चे दिल से बात करो तो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी बहुत जल्दी। तो एनालाइज कर लीजिए इसे भी। इन 10 दिनों में जो रिवीजन आप कर रहे हो कैसे करोगे, क्या मेथोडोलॉजी है, आप रैंडम मत करिए, उसको भी एनालाइज कर लीजिए। कोई हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है, हर बच्चे का अपना एक जोन है जहां वो बेस्ट परफॉर्म करता है। इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं बोल रहा हूं कि कोई सुबह ही पढ़े या कोई शाम को ही पढ़े या कोई दोपहर को ही पढ़े, लेकिन मेथोडोलॉजी को एक बार फिर से एनालाइज करने का समय है ये। जो जैसा चलता चला आ रहा है उसे रोक दो और एक बार फिर से एनालाइज कर लो कि कौन सी मेथोडोलॉजी पकड़े जिससे इन बचे हुए 10 दिनों में 20 दिनों का या 30 दिनों का माइलेज निकाल ले। और ये इजीली हो सकता है। मेथोडोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट की एनालिसिस। जो टेस्ट आप दे रहे हैं उसकी एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली बच्चे एनालिसिस उतनी डेप्थ में करते नहीं हैं, ऊपर ऊपर की एनालिसिस कर लेते हैं। और कंपटीशन बहुत इंटेंस है, सुपरफिशियल काम अब नहीं टिकेगा, तो आपको भी डीप डाइव करना पड़ेगा। 10 दिन बचे, आराम से किया जा सकता है। जैसे अभी लगातार आपके टेस्ट हो रहे हैं, जैसे ही आप टेस्ट से निकलो सबसे पहले आप टेस्ट पेपर पे हर क्वेश्चन की कोडिंग कर लो। कोडिंग, क्वेश्चन इजी है तो ई लिख दो, मॉडरेट है तो एम लिख दीजिए, और अगर डिफिकल्ट है तो डी लिख दीजिए। आई थिंक 200 क्वेश्चन की कोडिंग करने में 20 मिनट लगेगा मैक्सिमम, और इन 20 मिनट्स में पूरे पेपर की कोडिंग हो जाएगी, पूरे 200 क्वेश्चन की कोडिंग हो जाएगी। अब आप उठाओ एक प्लेन पेपर, उस पे 4 कॉलम बना लो। पहले कॉलम में लिखो क्वेश्चन नंबर, दूसरे कॉलम में लिखो डिफिकल्टी लेवल, तीसरे कॉलम में लिखो टॉपिक, और चौथे कॉलम में लिखो क्यों, WHY, क्यों। अब इस पेज को बोलते हैं पेपर एनालिसिस फेज 1। कोडिंग करने के ठीक बाद, तुरंत बाद इसकी एनालिसिस होनी चाहिए, इसको आपको पूरा करना है। कॉलम नंबर 1 में जो क्वेश्चंस आपसे छूट गए हैं और जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो गए, बस वही दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको नोट करने। इन
इस एनालिसिस में वो क्वेश्चन आपको नहीं लिखने जो क्वेश्चन आपके ठीक गए, क्योंकि हमें अपने मिस्टेक्स के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। तो जो क्वेश्चन छूटे हैं और जो गलत हुए, बस केवल उन्हीं क्वेश्चन नंबर्स को आप नोट करो कॉलम नंबर 1 में, और ठीक सामने कॉलम नंबर 2 में डिफिकल्टी लेवल लिखो कि जो छूटे हैं वो कैसे थे, इजी थे, मॉडरेट थे या डिफिकल्ट थे। ई, एम या डी लिख के काम चला सकते हैं। थर्ड कॉलम में आप उसका टॉपिक लिखो कि वो जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर के किस टॉपिक का है। पूरे पूरे चैप्टर का नाम ना लिखें, बिल्कुल स्पेसिफाइड लिखें। अगर इकोलॉजिकल पिरामिड का क्वेश्चन गलत हुआ है तो वहां लिखें पिरामिड ऑफ नंबर या पिरामिड ऑफ बायोमास या पिरामिड ऑफ एनर्जी, वहां पर इकोसिस्टम मत लिखिए। अदरवाइज आप पूरा पूरा चैप्टर इकोसिस्टम रिवाइज करोगे, जबकि पूरे चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, क्वेश्चन पिरामिड से गलत हुआ, तो जहां से गलत हुआ बस वही टॉपिक लिखिए। और फोर्थ कॉलम में लिखिए क्यों, कि क्यों छूटा है या क्यों गलत हुआ, 2 या 3 शब्दों में लिख दीजिए। और ये पेपर 1 की एनालिसिस तैयार हो गई। इसको बोलते हैं फेज 1 एनालिसिस। तो अभी आने वाले जितने भी टेस्ट हैं उनमें कोडिंग कंपलसरी करिए आप, और ये फेज 1 एनालिसिस कंपलसरी करिए आप। बार बार टीचर्स ने भी ये कहा है, हमारे भी खूब सारे सेशन हुए, हमने भी हर बार सेशन में बोला है, बहुत सारे बच्चे ना मुस्कुरा के टाल देते हैं। अब मत टालिए प्लीज, अब 10 दिन बचे, ये काम कर लीजिए। और मैंने कहा ना, पक्की बात है ग्रोथ आपका जे शेप्ड हो जाएगा एस से, क्योंकि आपकी मिस्टेक्स का पैटर्न आप पहचान लोगे। फेज 1 एनालिसिस हो गई, फेज 2 एनालिसिस भी आपको करनी चाहिए। फेज 2 एनालिसिस बहुत इजी है, बस केवल आपको लिखना है कि कौन से टेस्ट में, टेस्ट नंबर मान लो 3 था, कितने टोटल मार्क्स आए, बॉटनी में कितने, जूलॉजी में कितने, फिजिक्स में कितने और केमिस्ट्री में कितने, कितने गलत हुए और कितने आपने छोड़े। बस फेज 2 एनालिसिस है, इसको आप बनाते चले जाइए आगे जितने भी टेस्ट आप दे रहे हैं। इससे आपको फेज 1 एनालिसिस से आपको क्या पता चलता था कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन छूट रहे हैं। और फेज 2 एनालिसिस से आपको यह पता लग रहा है कि कौन से सब्जेक्ट में नंबर कम ज्यादा हो रहे हैं। रिकमेंडेशन तो यह है कि फेज 3 एनालिसिस भी बनाइए। फेज 3 एनालिसिस क्या है कि हर सब्जेक्ट का किस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। चारों सब्जेक्ट में किस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है। आप इमेजिन करिए सारे चैप्टर्स की लिस्ट है और ठीक सामने उसके कॉलम बना हुआ है T1 टेस्ट नंबर 1। अब उसमें जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं और छूटे हैं वो आप लिख दीजिए। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चन टोटल छूटे और गलत हुए, तो सामने 3 लिख दीजिए। या ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से मान लो 2 क्वेश्चन गलत हुए, तो सामने 2 लिख दीजिए। तो अगर आप ये फेज 3 एनालिसिस बनाओगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और कौन से चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें हमारी गलतियां दिखती नहीं है। आप कितनी बार रिपीट कर लो, खुद की प्रॉब्लम्स दिखती नहीं है। और बड़ी अच्छी बात है कि हमें दूसरे की प्रॉब्लम बहुत जल्दी दिख जाती। तो कई बार क्या होता है, इसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हो जाता है। एक माइंडसेट बन जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक माइंडसेट बन गया कि आपका सेल डिवीजन चैप्टर वीक है, और आपका एक माइंडसेट बन गया कि फोटोसिंथेसिस आपका स्ट्रांग है, सेल डिवीजन वीक है। अब ये परसेप्शन आराम से बन जाते हैं क्लासेस में। जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो, जो आप टेस्ट दे रहे हो, जो आप टीचर्स ने कम्युनिकेट किया आपके साथ, उसमें आपने जो आंसर्स दिए, इन सब चीजों को मिला जुलाकर एक परसेप्शन हर चैप्टर के लिए बन गया आपके दिमाग में। और आपने दिमाग में बैठा लिया कि मेरा सेल डिवीजन कमजोर हो गया है और मेरा फोटोसिंथेसिस बहुत बढ़िया है।
अब इससे होगा क्या, इस तरह के परसेप्शन हर चैप्टर के लिए बने हुए हैं। आपको एडिशनली कुछ नहीं करना, उसके लिए आपने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन ये जो आपकी जर्नी रही है, जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है आपका साल भर का या 2 साल का, उसमें ऑटोमेटिक ये काम हो चुका है। हर चैप्टर को लेकर आपका एक परसेप्शन बन चुका है, और उस परसेप्शन की वजह से क्या होता है कि जो चैप्टर आपके दिमाग में बैठ गया कि मेरा ये चैप्टर कमजोर है, तो जब भी रिवीजन की बारी आती है आप उसी चैप्टर को उठा के बैठ जाते हो। और जिस चैप्टर के लिए आपके दिमाग में बैठ चुका है कि ये चैप्टर मेरा स्ट्रांग हो चुका है, आप उसको अवॉइड कर देते हो। टेस्ट 3 एनालिसिस जो अभी बताया, सॉरी फेज 3 एनालिसिस बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। फेज 3 एनालिसिस में हो सकता है ये निकल के आए कि आपका सेल डिवीजन स्ट्रांग है और फोटोसिंथेसिस वीक है। अब क्या होगा, बार बार जितने टेस्ट होंगे बार बार आप उसमें मेंशन करोगे, सेल डिवीजन के सामने बार बार लिखोगे, फिर दो क्वेश्चन आए दोनों गलत हो गए, 2 आए दोनों गलत हो गए, 2 आए दोनों गलत हो गए, और पता चला साल भर आपका मेंटालिटी ये रहा, माइंडसेट ये रहा कि सेल डिवीजन मेरा वीक है, और अब यहां पर क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे, या फोटोसिंथेसिस मेरा स्ट्रांग था और यहां पर क्वेश्चंस गलत होते चले जा रहे हैं। तो फेज 3 एनालिसिस आपको एकदम से एक झटका देगा, आपको हिला देगा बुरी तरह से, और बिल्कुल ऑटो करेक्शन मोड पे ले आएगा फेज 3 एनालिसिस। फेज 2 एनालिसिस से आपको पता लग जाएगा कौन से सब्जेक्ट में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहे हैं, कौन से में कम हो रहे हैं, और फेज 1 एनालिसिस से आपको सीधा टॉपिक पता चलता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है, इसीलिए हमने इसको सबसे पहले लिया है। एनालिसिस को समय दीजिए प्लीज। ज्यादातर बच्चे एनालिसिस को समय नहीं देते हैं। मानकर चलो, एक मोटा मोटा आइडिया मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, अगर 25 लाख पार्टिसिपेंट हैं तो मानकर चलो 20-22 लाख लोगों के लिए एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है। हद से हद 2-3 लाख बच्चे होंगे जो एनालिसिस को थोड़ा बहुत समझते होंगे। डीप डाइव तो कोई नहीं करता है, बहुत ही कम बच्चे करते हैं। तो अगर आप एनालिसिस पे समय दोगे तो समय कम लगेगा। आपको एक एडिशनल माइलेज मिलेगा, एक कटिंग एज मिलेगा। और यही छोटी छोटी चीजें, जब ढेर सारी ऐसी चीजें आप में इकट्ठी हो जाएंगी जो आपको माइलेज देंगी, तो आप कंपटीशन में बहुत तेजी से लोगों को पीछे छोड़ते हुए चले जाएंगे। आगे चलें तो उम्मीद करते हैं आप बचे हुए इन 10 दिनों में एनालिसिस का काम परफेक्टली करेंगे। थ्योरी में अब क्या पढ़ा जाए, यह अगला बड़ा क्वेश्चन है। थ्योरी में कोरोना के बाद एनटीए ने पूरा गियर बदल दिया है। ऑलमोस्ट वो सारी चीजें आनी बंद हो गई हैं जो बाहर से आया करती थी। पेपर एब्सोल्युटली एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है। बाहर का कोई भी कंटेंट इस समय ना पढ़े अब बचे हुए 10 दिनों में। प्योरली एनसीईआरटी पर फोकस करें। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आप अपने नोट्स जो आपके टीचर ने बनवाए हैं उन पे फोकस करिए, और जो भी चैप्टर डिफिकल्ट लगते थे उनके आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, और अभी भी अगर नहीं बनाए हैं तो जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी से समराइज कर लीजिए। इन 3 चीजों के अलावा चौथी चीज जानने की आपको जरूरत नहीं है। प्योरली एनसीईआरटी बायो में तो हालत यह है कि पूरे 100% क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से मिल जाते हैं, तो बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। नोट्स, मैंने कहा ना, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में आप अपने नोट्स को प्रेफर करिए, लेकिन एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है। वहां भी एनसीईआरटी स्किप नहीं करना है, और वो चैप्टर्स जो डिफिकल्ट थे उनके शॉर्ट नोट्स। थ्योरी में अब बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मॉड्यूल उठाने तक की आवश्यकता नहीं है। केवल एनसीईआरटी, केवल नोट्स और केवल शॉर्ट नोट्स, ये परफेक्ट है।
प्रैक्टिस अभी तक तो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर चुके हो। मान लो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पहले कर चुके हो, तो भी आपको सजेशन दी जा रही है कि आप PYQ एक बार दोबारा देख लीजिए। वो क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं एक बार फिर से आप देख लीजिए। अगर आप पहले देख भी चुके हैं तो भी दोबारा देख लीजिए। उसमें भी मैं आपको बताऊं, बायो में आपको 2020 से पहले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2020 से पहले खूब सारे क्वेश्चन बाहर से आते थे। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप पिछले 10 सालों के पेपर उठाकर आप देख सकते हो। हालांकि पेपर वहां भी बहुत सिंप्लीफाई हुआ है और इस बार तो सिलेबस भी बदला है। तो उन चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हो, उनको हटा दीजिए। जो चैप्टर अब हट चुके हैं उनके क्वेश्चन मत करिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में पिछले 10 साल के देख लीजिए, और बायो में 2020 से पहले के क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है आपको। तो PYQ अगर नहीं देखें तो एक बार दोबारा देख लीजिए, देख चुके हैं तो भी एक बार तीसरी बार देख लीजिए। टेस्ट आपके जितने हो चुके हैं उनको एक बार सरसरी निगाह से एक बार दोबारा देख लीजिए। जो टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि कितने टेस्ट दिए आपने, वो सारे टेस्ट जितने आप देख सकते हैं 1 घंटा डिसाइड कर लीजिए। जितने टेस्ट हो चुके हैं वो सारे टेस्ट एक बार एक एक क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। उससे बहुत प्रॉफिट मिलेगा, पैटर्न पकड़ में आएगा आपको। और थर्ड, अगर मान लो अभी और क्वेश्चंस आपको करने, प्रैक्टिस और ज्यादा करनी है, तो आप अपना नो योर एनसीईआरटी उठाओ, उसमें से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। आई थिंक इस समय अब नो योर एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कर चुके होंगे। आप PYQ दोबारा उठाकर देख लीजिए, और जितने टेस्ट आपके हो चुके हैं वो सारे दोबारा एक बार देख लीजिए, क्योंकि घुमा फिरा के सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से आने। अब कोई नया फॉर्मुलेशन नहीं है, जितनी पॉसिबिलिटी है सब हो चुका है। जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं लगभग सब हो चुके हैं। तो घुमा फिरा के अब इसी में से मथना है आपको, इसी में से निकल के आएगा। तो बाहर से आप कोई बुक कुछ नहीं है। आप, मुझे नहीं लगता आपको मॉड्यूल की भी आवश्यकता है। जो टेस्ट हो चुके हैं वही दोबारा देख लो, और PYQ दोबारा देख लो, और नए नए जो टेस्ट होते चले जा रहे हैं वो आपको मिल नहीं है अभी। कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 2 से 5 होना है, तो कंडीशनिंग बहुत जरूरी है। पहले जब करीबन 10-15 साल पहले जब भारत की टीम बाहर जाती थी मैच खेलने, तो एक एक महीना पहले जाती थी। वहां की कंडीशंस को एक्लिमेटाइज करने के लिए। और फिर उसके बाद जब वो वहां के वेदर में पूरी तरह सेट हो जाते थे, वहां के क्लाइमेट में पूरी तरह से अनुकूलित हो जाते थे, तब वो बेटर परफॉर्म करते थे। तो आई थिंक आप सभी लोग काफी पहले से बायोलॉजिकल कंडीशनिंग शुरू कर चुके होंगे। अगर अभी भी शुरू नहीं की है तो 10 दिन भी ठीक ठाक समय है। आप अभी भी अगर शुरू करें तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। 2 बजे से 5 बजे तक उस समय आपका एनर्जी लेवल हाईएस्ट रहे, तभी तो आप बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। आप याद करो इकोलॉजी, बेस्ट प्रोडक्टिविटी के लिए बेस्ट बॉडी फिटनेस चाहिए, और बेस्ट बॉडी फिटनेस के लिए बेस्ट मेटाबॉलिक स्टेटस चाहिए, और बेस्ट मेटाबॉलिक स्टेटस के लिए बेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी चाहिए, और बेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए, इंटरनल कांस्टेंट चाहिए। तो बायोलॉजिकल कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जिस समय पेपर होना है उस समय आपका एनर्जी लेवल हाईएस्ट रहे, उसके लिए जरूरी है कि आप
करीबन 4 घंटे पहले सो के उठो। जब हम सो के उठते हैं 3-4 घंटे बाद फुल फॉर्म में होते हैं। तो अगर 2 बजे से आपको पेपर देना है तो 9, साढ़े 9 बजे आपको सो के उठना चाहिए। आप पूरा रिवर्स कैलकुलेशन कर लीजिए। 9 बजे सो के उठने के लिए आपको कम से कम 8 घंटे पहले आपको बेड पे जाना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी कंडीशनिंग कर लीजिए कि जब आपको हाईएस्ट एनर्जी की जरूरत है तब आपका ब्रेन हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पेपर 2 बजे से देना है और आप उस दिन 5 बजे सुबह उठ गए। तो अगर आप 5 बजे सुबह क्योंकि घर वालों ने कहा जल्दी उठना चाहिए, या किसी टीचर ने बोला है कि जल्दी उठने वाले बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं। कंडीशनिंग की ऐसी तैसी हो जाएगी। अब जो बच्चा 5 बजे सुबह जगा हुआ बैठा है वो 2 बजे तक आके झपकी मारने लग जाएगा, और इतना ज्यादा टेम्परेचर, 2-2 घंटे का वेटिंग टाइम, धूल मिट्टी, हालत खराब हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ पाएगी। तो कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस बायोलॉजिकल कंडीशनिंग के लिए आपको पूरा जो पैटर्न है अपना सोने और जागने और उठने का, वो सब में परिवर्तन करने होंगे। तो उम्मीद है आपने कर भी लिए होंगे इस समय तक आते आते। बिहेवियरल कंडीशनिंग भी बहुत जरूरी है। ऐसा कोई साल नहीं है, 20-22 साल हो गए मुझे बच्चों पढ़ाते हुए, ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जिस दिन नीट के अगले दिन न्यूज़पेपर में यह ना आए कि कितने बच्चों का पेपर छूट गया लेट आने की वजह से। ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जब यह न्यूज ना आती हो। अब इसमें बॉटनी कहां है, इसमें फिजिक्स कहां है? ये तो बिहेवियरल प्रॉब्लम है। तो ना सिर्फ बायोलॉजिकल कंडीशनिंग की जरूरत है बल्कि बिहेवियरल कंडीशनिंग की भी जरूरत है। पता चला वहां आप जाके इन्विजिलेटर से झगड़ा कर रहे, इन्विजिलेटर को नीट थोड़ा ना देना है, आपके माइंडसेट से उसका क्या लेना देना है। अब वो कुछ बोल देगा, पता चला आप आग बबूला बैठे हुए, उसमें फिजिक्स कहां है? कौन से क्वेश्चन हो जाएगा भैया उस माइंडसेट से? आप बताओ, नीट की तरह कोचिंग में अगर मैं ये अभी हार्ड एंड फास्ट नियम लगा दूं कि टेस्ट के ठीक 1 घंटे पहले तक एंट्री होगी, उस तुरंत बात बंद हो जाएगी। यकीन मानो 90% बच्चे गेट के बाहर खड़े मिलेंगे। गार्ड से लड़ाई करते हैं, बोलते हैं लो मेरे पापा से बात कर लो। घर परिवार भर मिलके गार्ड को गालियां दे रहे हैं कि फीस तो हमने पूरी दी है ना। और ये जाकर वहां नीट में डिफॉल्टर बनते हैं। तो प्रॉपर कंडीशनिंग बिहेवियर की भी कर लीजिए। नीट के लिए जो बिहेवियर रिक्वायर्ड है, अभी 10 दिन है, आप पर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जिस तरह का डिसिप्लिन, जिस तरह का डेकोरम, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस नीट के हैं, हम यहां बहुत फोर्सफुली उसको इंप्लीमेंट नहीं करा सकते। नहीं तो टेस्ट कम कराएंगे, झगड़ा ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। ये आप खुद अपने ऊपर लागू करिए अपनी तरह से।
तो ये तो आप अपने स्तर पर ये काम कर लीजिए कि मुझे बचे हुए 10 दिनों में ठीक उसी तरह उसी पैटर्न पर टेस्ट देना है जिस पैटर्न पर नीट टेस्ट लेता है। आप ठीक 1 या 2 घंटे पहले आ जाइए, वेट करिए, धूप में खड़े रहिए, बातें करिए, आप उसी पैटर्न पे खुद को डालिए और अपनी कंडीशनिंग खुद कर लीजिए। 2 घंटे तो सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन 1 घंटे पहले आने की आदत डाल लो, क्योंकि वहां ज्यादा टाइम लग जाता है। तो कंडीशनिंग जितनी अच्छी तरह से आप कर लेंगे, वहां उतना इजी फील करेंगे। अब यहां पता चला कि 16 टन का एसी चल रहा है, और वहां हो सकता फैन भी खराब हो सारे, तो आप तो अनईजी फील करोगे। और इधर हम एसी बंद करा दें तो आप जाके खुद ही चलाओगे। तो ये अब 10 दिन बचे हुए, इसमें बचपना छोड़ो और बिल्कुल नीट पैटर्न पर कंडीशनिंग प्लीज करो, उससे खूब प्रॉफिट मिलेगा आपको। शेड्यूल, डे टू डे शेड्यूल, आर टू आर शेड्यूल और डी डे, सारी शेड्यूलिंग आप कर लीजिए। 10 दिनों में, बचे हुए 10 दिनों में कौन से दिन आपको क्या करना है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट सजेशन मुझे नहीं देना है। क्या पता आपका बायो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, फिजिक्स में 2 चैप्टर बचे, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर बचे, तो आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग शेड्यूल बना लीजिए। डे टू डे, एक एक दिन का शेड्यूल अलग अलग बना लीजिए। इसमें एक छोटी सी सजेशन है मेरा, बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ऐसी चीजें जिन्हें लर्न करना है, ऐसी चीजें जिन्हें रटना है, जिनकी क्रैमिंग करनी है, आप कितनी ही बार उनको क्यों ना पढ़ चुके हो, नीट में जाने से ठीक पहले 3-4 तारीख को, इनफैक्ट 2 तारीख को, 3 को और 4 को, आप एक राउंड सरसरी निगाह एक बार दोबारा मारिए, फिर से एक बार। जो भी चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी चीजें लर्न करने वाली हैं, रटने वाली हैं, क्रैमिंग पार्ट जितना भी है, वो आप कितना भी महारथी क्यों नहीं है, लेकिन नीट लिखने के ठीक पहले 2-3 दिन उन चीजों के लिए रिजर्व करके रख लीजिए। नीट के ठीक पहले 3rd और 4th को आप कोई टेस्ट मत दीजिए। ये रट्टेबाजी वाली सारी चीजों का एक राउंड दोबारा लीजिए, और ये पूरी प्लानिंग आप प्रॉपर कर लीजिए। तो है क्या कि मैंने कहा ना कि बच्चे अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सबका दिमाग उतना ही गर्म है, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। तो ये जो आज का सेशन है वो ठंडे पानी के छींटे ही मारने तो आए। आपकी प्लानिंग बेहतरीन हो जाए तो इन 10 दिनों में 20 दिनों का माइलेज निकाला जा सकता है। 1 घंटे में 2 घंटे की एफिशिएंसी निकाली जा सकती है, और लास्ट तक आते आते आप इतने स्मार्ट तो हो ही जाते हैं कि अब बचे हुए 10 दिनों में, जब आखिरी के 10 दिन बचे, तो काम नहीं करना, अब स्मार्ट वर्क करना है। वर्क को स्मार्ट कब बोलते हैं? जब उतने ही समय में नॉर्मल से ज्यादा एफिशिएंसी निकाल लें हम, तभी तो स्मार्ट है। आप पूछते हैं ना कई बार स्मार्टनेस क्या है। जुलाई में एक चैप्टर आप पढ़ते हो 10 दिनों में, और इस समय एक चैप्टर पढ़ते हो आप 1 घंटे में। यह है ना एफिशिएंसी का डिफरेंस। क्योंकि उस समय जब चैप्टर पढ़ते हो
तो बीच बीच में हर नोटिफिकेशन के डिटेल में जाते हो आप कि ये किसने डाला, कहां से आया, और उससे जुड़े हुए और पूरा ट्रेल। और इस समय आप पढ़ रहे हो, मैं फोन आपके पास लेके आऊं तब भी आप नहीं देख रहे हो, क्योंकि इस समय आपका फोकस हजारों गुना ज्यादा है जुलाई के कंपैरिजन में, तो एफिशिएंसी भी तो ज्यादा है। तो अगर बचे हुए इन 10 दिनों में अभी मान लो आप हाईएस्ट एफिशिएंसी पर चल रहे हो और मेरे किसी भी 2, 4, 5 सजेशन की वजह से आपकी एफिशिएंसी 1.5 गुना हो जाए, 125% हो जाए, तो सेशन लेना आधा हो गया। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बचे हुए 10 दिनों में इतना बढ़िया वर्कआउट आप कर सकते हैं कि आप लाखों बच्चों को पीछे छोड़ सकते हैं। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी से प्लानिंग के इंपॉर्टेंस पर एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूं। विवेकानंद जी के गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस। एक बार परमहंस जी नदी के किनारे बैठे मेडिटेशन कर रहे थे। कोई व्यक्ति आया और उनसे बोला कि आप तो रामकृष्ण जी हैं, आओ मेरे साथ कंपटीशन करो। तो रामकृष्ण जी ने बोला कि मुझे नहीं करना है, मुझे मेडिटेशन करना है और मुझे परेशान मत करो प्लीज। उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं, आप तो बहुत नाम वाले हो, आओ देखते हैं किस में कितना दम। अब रामकृष्ण जी को ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो करने ही नहीं दे रहा मेडिटेट, और मेडिटेशन तो शांति का विषय और वो अशांति वाला, तो बोले भाई चलो क्या करना है बताओ, मेरा मन तो नहीं है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ये जो नदी सामने दिख रही है, इसमें पानी के ऊपर चलना है और उस पार जाना है। तो रामकृष्ण जी ने हाथ जोड़ लिए कि भैया मेरे बस का तो नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि आपके भी बस का होगा, फिर भी अगर आपको लगता है तो चलो महाराज देखता हूं। तो परमहंस जी देखते हैं कि वो व्यक्ति पानी पे चलता हुआ नदी के उस तरफ पहुंच गया। नाव चलती थी इधर से उधर। परमहंस जी ने 4 पैसे दिए, नाव में बैठ के उधर पहुंच गए। तो वो बोला कि देखा, हार गए ना, पानी पे चलना नहीं सीख पाए ना। तो परमहंस जी ने कहा कि आपने कितना समय लगाया पानी पे चलने की विद्या सीखने में? तो वो व्यक्ति बोलता है कि 40 साल कठोर परिश्रम किया मैंने, तब मेरे अंदर ये हुनर आया है कि आज मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं। तो परमहंस जी ने बोला कि जो काम 4 पैसे में हो सकता है, उसके लिए 40 साल गंवाए आपने। तो अगर हमें दूर का दिखता नहीं है तो हम भी कहीं ऐसे कामों में तो इंगेज नहीं है जिन कामों की वक़्त 10 दिन बाद 4 पैसे की हो। पता चला पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन, हमने लास्ट के शेड्यूल में सेल डिवीजन रखा है क्योंकि हमारा यह मानना है कि सेल डिवीजन मेरा वीक है, और आ रहा है फोटोसिंथेसिस जिसके बारे में हम साल भर ये सोचते रहे कि मेरा बड़ा स्ट्रांग है। तो प्लानिंग का मतलब यह है कि 10 दिन बाद का सिनेरियो कोशिश की जाए, पूरी कोशिश की जाए, पूरी एकाग्रता से यह बैठ के सोचा जाए कि क्या पैटर्न होगा। प्लानिंग उसी की परफेक्ट है जिसकी हिट बैठ जाए और जिसकी मैच कर जाए। तो अभी समय है,
ये सेशन भी उसी प्लानिंग में हेल्प करने के लिए है। जैसे जब आप पढ़ाई करते हो तो बीच बीच में पेरेंट्स पूछते हैं कि पढ़ रहे हो या सो गए, बीच बीच में पूछते होंगे बार बार, पढ़ रहे हो या सो गए। वही वाला सेशन है ये। आप पढ़ तो रहे ही हैं, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं, आपको एक बार झकझोरने आया हूं कि बस पूछना है कि पढ़ रहे हो या सो तो नहीं रहे हो। तो एक बार फिर से जग जाओ, प्लानिंग बहुत बढ़िया तरह से कर लो, इतनी बढ़िया वर्कआउट कर लो, डे टू डे प्लानिंग इतनी अच्छी कर लो कि मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, वर्कआउट बहुत बढ़िया कर लो 10 दिनों का। जहां तक R2R की बात है कि सर मैं सुबह पढ़ूं या सर मैं दोपहर को पढ़ूं या मैं शाम को पढ़ूं, तो R2R की प्लानिंग आपको अपने अकॉर्डिंग करनी चाहिए। अगर हम लोग बायोलॉजिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं तो 2 बजे से तो आपको टेस्ट देना है, 9 बजे तो आपको सो के उठना है, 1 बजे तो सोने जाना है। तो अब आप ये देख लो, इसी में सेट कर लो आप पूरा अपने हिसाब से। बस ये ध्यान रहे आपको कि जो दिन के 24 घंटे हैं उनमें से 8 घंटे सोना जरूरी है। 8 घंटे अगर आप बेड पर होंगे तब जाकर 7 घंटे की एफिशिएंसी से नींद आएगी, प्रॉपर डीप स्लीप होगा। और उसके बाद जितने घंटे बचे हुए उनको आप डिवाइड कर लीजिए। एक शेड्यूल वो बना लीजिए जिसमें आपको अपने हिसाब से रिवीजन करना है, उसमें 2 टुकड़े कर लीजिए, एक पार्ट थ्योरी के लिए और एक पार्ट प्रैक्टिस के लिए। और एक शेड्यूल वो कंपलसरी है जो फेज 1 में निकल के आएगा कि ये टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए और छूटे, वो भी तो रिवाइज करना है। तो वो इंप्रूवमेंट स्लॉट बोलते हैं उसको। तो एक स्लॉट आप रखिए आप अपने अकॉर्डिंग 3-4 घंटे का, और एक स्लॉट आप रखिए इंप्रूवमेंट के लिए, जो ये फेज 1 में निकल के आया उसके टॉपिक्स आपको दोबारा देखने, क्योंकि वो तो गाइड है ना। फेज 1 तो टीचर है, उससे आपको निकल के आ गया कि आपको रिवीजन क्या करना है। क्योंकि अगर आपने उसको रिवाइज किए बिना अगला फुल सिलेबस दिया तो ये तो क्राइम है। अभी मैं आदित्य श्रीवास्तव को थोड़ी देर पहले सुन रहा था, जिसने यूपीएससी टॉप किया है, तो उससे एक संवाददाता पूछ रहा था कि भैया कोई बड़ी जल्दी में कुछ बता दीजिए बच्चों के लिए। तो उसने यही बोला है, और उसने यूपीएससी पहली बार क्रैक नहीं की, इससे पहले भी क्रैक कर चुका, दूसरी बार करी है, फर्स्ट रैंक आई। तो उसने यही बोला है कि जो बच्चा अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करता, अपनी गलतियों के पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेता है, तो वो रिपीट नहीं करता मिस्टेक्स को, उसकी ग्रोथ तेज हो जाती। तो जो 1-2 लाइनें बोली वो यही है उसका निचोड़, कि अपनी गलतियों के पैटर्न को पता कर लो, गैप आइडेंटिफाई कर लो, मिस्टेक्स को रिपीट मत करो बस। तो एक शेड्यूल आप R2R की प्लानिंग की बात कर रहा हूं मैं, एक शेड्यूल आप अपने हिसाब से फॉलो कर लीजिए, उसमें थ्योरी और प्रैक्टिस का अलग अलग कर लीजिए स्लॉट, और एक शेड्यूल आप इंप्रूवमेंट के लिए रख लीजिए कि जो फेज 1 में निकल के आया उसको रिवाइज करना है। और टेस्ट तो आपके जा ही रहे 3.5 घंटे। टोटल आवर्स की अगर बात करें तो इस समय आपको 12 घंटे से कम में काम नहीं चलेगा, मिनिमम 12 घंटे बोल रहा हूं, और मैक्सिमम 14 घंटे से ज्यादा ना आ जाए। जैसे ही आपको लगे कि मोनोटोनस हो रहा है, फ्रेशनेस की कमी हो रही है, आप तुरंत शूज निकालो, फटाफट जूते पहनो और जॉगिंग पे चले जाओ आधे घंटे के लिए। तो R2R की प्लानिंग आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। एक बेस प्लान मैंने आपको सजेस्ट किया है कि 12 घंटे से 14 घंटे के बीच में आपकी स्टडीज होनी चाहिए, 7-8 घंटे की स्लीप जरूरी है। इसी में 2-3 टुकड़ों में आप अपना शेड्यूल अपने हिसाब से आप फिट कर सकते हैं। डी डे, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन की पूरी प्लानिंग के लिए मैं एक बार दोबारा वीडियो करूंगा,
तो डी डे के बारे में आज नहीं बोलते, उस दिन क्या क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हम लोगों की तरफ से सजेशंस हैं, उसका एक वीडियो ठीक एक दिन पहले हम लोग फिर एक लाइव ले लेंगे। मैं ले लूंगा या कोई सीनियर टीचर ले लेगा, तो डी डे की बात उसी दिन कर लेंगे, उसके ठीक एक दिन पहले या उसके 2 दिन पहले। रेलिवेंसी, ये वो पॉइंट है जिस पे डिस्कस नहीं करना चाहते बच्चे। जिसके थ्रू आउट द ईयर 250 नंबर आ रहे हैं, उसको 180 अटेम्प्ट लेने चाहिए क्या? आप बताओ। और ये बच्चा इतना झिझक रहा है, रीजन कुछ भी हो सकता है कि आखिर इतना झिझकना क्यों? 25 लाख के कंपटीशन को हमें उसी नजर से देखना होगा जिस नजर से देखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कंपटीशन तो नहीं है, नेशनल लेवल का कंपटीशन है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे टारगेट्स रेलिवेंट होने चाहिए। आप बताओ, मुझे क्या यह टारगेट बनाना चाहिए कि मैं मिनिस्टर बनूंगा केंद्र सरकार में? मैं टीचर हूं, बॉटनी से रिलेटेड टारगेट बनाने चाहिए मुझे, बॉटनी का टीचर हूं। ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट में भी हूं तो मैनेजमेंट के टारगेट्स बनाने चाहिए। ऐसे टारगेट्स जो बिल्कुल इररिलेवेंट है, वो अगर मैं बना भी लूंगा तो वो पूरे नहीं होने। तो बड़ी बोल्डनेस के साथ आपको टारगेट्स को फ्रेम करना चाहिए। इस समय बड़ी हिम्मत चाहिए ये बात करने के लिए। तो अगर आपके 200, 250, 300 नंबर आ रहे हैं तो आपको पहले कोशिश करनी चाहिए कि भैया 150, 200 नंबर बढ़ा लिए जाएं। और आप सोचो, अगर पहले साल खींच के आप 400, 450, 500 तक निकाल लो तो नेक्स्ट ईयर इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं आप। लेकिन अगर 250 वाला बच्चा जिसने थ्रू आउट द सेशन 250, 300 मार्क्स निकाले हैं, अगर वो 180 अटेम्प्ट ले लेगा तो बजाय नंबर वो रिटेन भी नहीं कर पाएगा। जो उसने साल भर निकाले वो भी रिटेन नहीं होंगे और उससे नीचे चला जाएगा। तो आपको जो टारगेट्स बनाने चाहिए, बड़े रेलिवेंट टारगेट बनाने चाहिए और बोल्डनेस चाहिए, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जाम है। तो कोई गलती नहीं करें। आप हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, किसी के दबाव में आप इस तरह से इररिलेवेंसी ना लें और मतलब इतना लंबा गैप लेके अटेम्प्ट ना करें। बिल्कुल एकदम रिलेवेंट। अब एक बात बताओ, जिस बच्चे के 700 नंबर आ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी कम से कम 5-6 बच्चों के आ रहे हैं, जिन बच्चों के 700 नंबर आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? बचे हुए 4 क्वेश्चन जो गलत हो गए हैं, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए या 4 करने चाहिए? बोलो, आप बोलो। करने चाहिए। तो आप सोचो, वो टारगेट तो वो 720 का ही बनाएगा ना जिसके 700 आ रहे हैं। जिसके ऑलरेडी 700 आ रहे हैं वो तो 720 का ही टारगेट बनाएगा ना। जिसके 650 आ रहे हैं वो तो 700 का ही टारगेट बनाएगा। जिसके 550 आ रहे हैं वो 625 का, 650 का टारगेट बनाएगा। बात समझ आ रही है? लेकिन जिसके 300 आ रहे हैं उसको 720 का टारगेट, 700 का टारगेट, 650 का टारगेट नहीं बनाना चाहिए। पहले कोशिश करनी चाहिए कि 100 नंबर और बढ़ा लिए जाए, कंसोलिडेट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमने कंसोलिडेट नहीं किया तो आपका रियल पोटेंशियल भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आप 500 के स्टूडेंट होंगे और 700 के ट्राई करने के चक्कर में 400 मार्क्स आ जाएंगे।
और बहुत बड़ी लॉबी है, ये बहुत बड़ा मास है ऐसे बच्चों का जो किसी भी वजह से वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा लेते हैं और उनको लगता है कि ये हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को टिक करने से बचो जिनका दूर दूर तक कहीं कोई आइडिया नहीं है आपको। तो रेलेवेंसी बनाए रखें टारगेट्स में, एक्शन प्लान में भी रेलेवेंसी चाहिए। जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं कि आपको ये बचे हुए 10 दिनों में ये टास्क लेना है, उसमें भी असंभव लक्ष्य ना बनाएं। टारगेट्स कैसे फ्रेम किए जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो दोनों हाथ उठा दे अपने, तो मान लो उसके दोनों हाथ उठाने के बाद यहां तक आ रहे हैं, दोनों हाथ उठाने के बाद अब आप एक बलून लो और उस बलून को यहां तक लाओ, ठीक है, और यहीं इसी हाइट पर रखो आप, और दोनों हाथ उठा के वो यहां तक पहुंच रहा है। अब इस हाइट पर अगर आप बलून रखोगे और इधर उधर ले जाओ आप बलून को, तो देखना वो बच्चा आपके पीछे पीछे दौड़ता रहेगा, क्योंकि वो जब उछलता है तो कई बार उसकी उंगली लग जाती है इसमें। उससे उसको ये भरोसा हो रहा है कि अब वो पकड़ लेगा। जब तक बच्चे को ये भरोसा रहता है कि वो पकड़ लेगा, तब तक आप उसको 20 मिनट बेवकूफ बना लो, आधे घंटे बना लो, 1 घंटे बना लो, वो हताश नहीं होगा। क्योंकि बीच बीच में जब वो उछलता है तो वो टच कर जाती है उंगली, तो उसको लगता है कोई बात नहीं, पकड़ तो लूंगा। और आप एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाओ, आप वो बलून अचानक से यहां कर दो, देखना वो बच्चा तुरंत दोनों हाथ नीचे करके चला जाएगा कुछ और करने, और उसको लगेगा कि अब ये अचीवेबल नहीं है। तो कोई भी बात बच्चे की नहीं है, कोई भी व्यक्ति एफर्ट्स तभी तक मारता है जब तक उसके इनर वॉइस से निकल के आता है कि ये टारगेट अचीवेबल है। मुश्किल तो है, कठिन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव है, ये टच किया जा सकता है। तो आप उसी तरह का टारगेट खुद के लिए प्लान कीजिए जिसको अचीव करने में पसीने आ जाएं, हालत खराब हो जाए, लेकिन वो असंभव नहीं होना चाहिए, वो टचेबल होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसे टारगेट्स को ही रेलेवेंट टारगेट्स बोलते हैं। क्योंकि हम टारगेट इसलिए नहीं बनाते कि अचीव ही ना कर पाए, क्योंकि अगर हम ऐसे टारगेट्स बनाएंगे जो हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे और अगर कई बार ऐसा हो गया कि हमारे टारगेट्स बनाने की वजह से हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये फिट हो जाता है कि हम टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। तो जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो बच्चों के ऐसे टारगेट सेट करते हैं जिनमें उनको पसीने तो आ जाए, लेकिन वो बीच बीच में अचीव भी कर ले। बच्चों में वो हैबिट डालनी होती है कि वो टारगेट्स को अचीव करना सीखें, और पीछे रह जाएं तो 1 से 2 से बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल नेक टू नेक ऐसे टारगेट्स आप फ्रेम करो। और मैं इनडायरेक्टली आपको यह समझा रहा हूं कि अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैलकुलेटिव हो, क्योंकि टारगेट सीधा लिंक करता है अटेम्प्ट से। तो रेलेवेंसी बनाए रखें टारगेट्स में, इररिलेवेंट टारगेट्स ना लें। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जितने दिन बचे हुए हैं, 10 दिनों में मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप 8 फुल सिलेबस टेस्ट दें। एक तो ठीक 1 दिन पहले कोई टेस्ट ना दें, किसी भी सूरत पे 4 तारीख को आप कोई टेस्ट ना दें। 3 को भी ना दे तो और अच्छा, मतलब 4 को तो हर हालत में किसी कंडीशन में टेस्ट नहीं होना चाहिए। 4 को
आप एकदम फ्री होने चाहिए, फुल्ली रिलैक्स्ड। तो बचे हुए 10 दिनों में 8 से ज्यादा टेस्ट नहीं देने। एक दिन में 2 टेस्ट तो देने ही नहीं है, क्योंकि 3.5 घंटा निकल रहा है एक टेस्ट में, 20 मिनट आधा घंटा तो आने जाने में लग ही रहा है, 4 घंटे 4.5 घंटे प्रैक्टिकली खर्च हो रहा है एक टेस्ट में। तो अगर आप एक दिन में 2 टेस्ट दे देंगे तो 9 घंटे तो टेस्ट में चले गए, पढ़ोगे कब? तो बचे हुए 10 दिन में जितना हमें और सीखना है वो हम सीखेंगे कैसे? असेसमेंट में ही 9 घंटे चले गए। तो एक दिन में 2 टेस्ट बिल्कुल रिकमेंड अब इस समय नहीं करेंगे। और ये सब हमने खूब सीखा है, सारे प्रयोग कर करके देख लिए हैं, आउटपुट नहीं निकलता है 2-2 टेस्ट दिला के। तो एक दिन में 1 टेस्ट से ज्यादा ना दें, और बचे हुए 10 दिनों में 8 टेस्ट ही रिकमेंड करता हूं फुल सिलेबस। क्वालिटी ध्यान रखना आप कि ऐरा गैरा नत्थु गैरा टाइप पता चला अभी साल भर हुआ, 2 साल हुए, कोचिंग खुले हुए, आप उनके फुल सिलेबस टेस्ट ना दें प्लीज। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट ही दें। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। लास्ट मोमेंट पे क्या पता कौन क्या पूछ रहा है, आइडिया भी है या नहीं है। पता चला इकोलॉजी पढ़ा रहे थे, अभी 2 साल से पिछले जेनेटिक्स मिली है, उनको आता जाता कुछ है नहीं, अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डबल डोमिनेंस पता चला मिक्स करके क्वेश्चन बना रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से कद्दू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बड़े ऑथेंटिक क्वालिटी के ही टेस्ट दे, मॉक टेस्ट। ये मतलब कहीं से भी किसी का भी टेस्ट दे दिया उठा के तो वो ठीक नहीं है, वो आपके मनोबल को गिरा सकता है एक भी सवाल, और अननेसेसरी के डाउट्स क्रिएट करेगा, एक नेगेटिव कैस्केड शुरू हो जाएगा थॉट प्रोसेस का, जरूरत नहीं है। और अगर आपको अभी इतने टेस्ट से मन नहीं भर रहा हो तो अभी बचे हुए 10 दिनों में लगातार हम अपने टेस्ट आपको दिला देते हैं और सारे। अगर प्रैक्टिस टेस्ट आपको चाहिए यहीं से ले लो आप, 35 साल से मटेरियल ही तो बना है, जितना चाहे उतना ले लो। आप इधर उधर की क्वालिटी वो इस समय एक्सपेरिमेंट मत करना। आप कर लिया खूब साल भर जो करना था आपको, ये वीडियो देख रहे हो वो देख रहे हो, ये नहीं होता उससे सिलेक्शन। वो कोई एक टॉपिक अच्छा पढ़ा सकते हैं, साल भर पढ़ाते रहेंगे, अच्छा ही पढ़ाओगे तब साल भर वही पढ़ाते रहोगे। बात तो तब है जब पूरा सिलेबस टाइम पर खत्म करो, चैप्टर को उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, रेलेवेंसी के अकॉर्डिंग खत्म करो, और उसका असेसमेंट प्रॉपर हो। सिलेक्शन थोड़ा ना होते हैं ऐसे। तो लास्ट के 10 दिनों में ऐसी आसुरी शक्तियों से दूर रहें। हां, क्योंकि अननेसेसरी कोई क्वेश्चन, एक ऑप्शन भी इरिटेट करेगा आपको लास्ट में, तो क्यों अननेसेसरी नेगेटिव कैस्केड में जाना। मैं खुद बॉटनी का हूं तो इस पर बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लेंगे, मुझसे कहीं बेहतर आप जानते हो। बस ये बता रहे हैं आपको कि फिजिक्स के नाम से ही एक बहुत बड़ा लॉट है जो फिजिक्स को जाके अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा है। समय था, पूरा समय बॉटनी में लगा दिया, या जूलॉजी में वेस्ट किया, या केमिस्ट्री में वेस्ट कर लिया, और पता चला लास्ट में ऐसे 15 क्वेश्चन टेस्ट में निकले, उसी बच्चे ने निकाले कि अगर यार मैं वहां तक पहुंच जाता तो ये क्वेश्चन तो मैं कर लेता। और ऐसा कोई साल नहीं है जिस दिन ऐसे बच्चे ना मिले जिस बार कि सर वहां तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया। पहुंचने की दिक्कत हो ना, वहां तक तो आप गए नहीं ना। तो ऐसा ना हो कि पूरे 200 के 200 सवाल आप देखें ही ना। इसीलिए यही वजह है कि वो सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर यही रहता है। प्रिपरेशन टाइम, अभी आप देख लो, अभी आपके पास समय है, और अपने मेंटर्स से बात करके
अपनी स्थिति बता के बोल्डली कुछ ऐसे चैप्टर आप स्किप कर सकते हो जिनसे आपके सिलेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने मेंटर से बात करिए और बड़ा बोल्ड डिसीजन लीजिए। ऐसी चीजों में उलझ के समय मत बर्बाद करिए जहां से आउटपुट नहीं निकल रहा है। ऐसी चीजों में समय डालिए जहां कंफर्म आउटपुट है। तो प्लीज बात कर लीजिए एक बार मेंटर से और बोल्ड डिसीजन लीजिए। केमिस्ट्री के बारे में यह बोलना बहुत जरूरी है कि कहीं एनसीईआरटी मत छोड़ देना। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी केवल बायो में इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। और नोट्स तो आपके लिए बाइबल है। तो नोट्स और एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन पूरा परफेक्शन है आपके लिए केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि एनसीईआरटी को उतना ही वेटेज मिले जितना वेटेज हम बायोलॉजी में देते हैं। बायो में 3 चीजें बोली गई हैं, एनसीईआरटी, नोट्स और शॉर्ट नोट्स। बायो में बार बार आपको बताया जा रहा है कि 100% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आने हैं। एनसीईआरटी से बायो में साइंटिस्ट के नाम, ईयर्स, एग्जाम्पल, डायग्राम में कैप्शन, लेबलिंग, ग्राफ, टेबल, ये सारी चीजें या तो आप अलग लिख लीजिए और या फिर उनको ध्यान से बार बार रिवाइज करिए। याद है वो सारी चीजें जो बोला मैंने? साइंटिस्ट के नाम, ईयर्स, एग्जाम्पल्स, डायग्राम में लेबलिंग, कैप्शन, सब, ग्राफ और टेबल, ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि ये तक पूछा जा रहा है कि ये साइंटिस्ट जर्मन था या ब्रिटिश था, ये भी आ चुका है। तो आप इसको हल्के में ना लें। तो बायो में एनसीईआरटी, नोट्स और शॉर्ट नोट्स, अभी भी आपको लगता है कि कोई चैप्टर आपका बहुत वीक है और ये इजीली तैयार हो सकता है, तो आप टीचर से जरूर बात कर लीजिए और उस चैप्टर के शॉर्ट नोट बना लीजिए। जितनी मैकेनिक्स से क्वेश्चन आते हैं 13-14 आते हैं शायद, उतने हमारी इकोलॉजी से आते हैं। तो आप एक बार टीचर से बात करके, अगर अभी भी, पहली बात तो होने चाहिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे सारे, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर है जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपका थोड़ा कमजोर है, तो वो उसके शॉर्ट नोट्स आप अभी भी बना सकते हैं। सीक्वेंस ये बहुत जरूरी है। पेपर में आप पहले बायो करें, मेजॉरिटी के लिए ये सच है कि आप सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसी चीजें पहले करें जो हम कम समय में कर सकते हैं और ज्यादा माइलेज ले सकते हैं। टाइम लगे कम, आउटपुट मिले ज्यादा। आई थिंक 99% लोगों के लिए बायो ही है। टाइम लगे कम, आउटपुट मिले ज्यादा, तो कॉन्फिडेंस आएगा ज्यादा। अब ऐसी चीज करें जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उस ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लास्ट में वो करें जिसमें पीक पर हो कॉन्फिडेंस, तब आप वो चीज करें जो डिफिकल्ट हो। सबसे टफ चीज से सबसे पहले नहीं भिड़ते, नहीं, फोड़ देगा आपको। पहले कॉन्फिडेंस चाहिए, पहले ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो पहले गरीबों को, पहले बायो लपेटो, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। और ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसके पीछे का माइंडसेट ये है कि जो वो सबसे पहले जिसमें समय लगे सबसे कम, आउटपुट मिले सबसे ज्यादा, कॉन्फिडेंस आए ज्यादा। बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ और डिफिकल्ट से मिलो, और जब पीक पर आ जाए कॉन्फिडेंस तब उससे मिलो,
जिसको पक्का ठोकना है। ये था उसके पीछे, सबसे इजी सबसे पहले, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद डिफिकल्ट। ध्यान से सुन लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी क्वेश्चन से उलझ गए कि नहीं ऐसी क्या बात, या तो तुम नहीं या मैं नहीं। ये नहीं करो। कोई भी क्वेश्चन अगर फर्स्ट थॉट में नहीं आ रहा, छोड़ दो, आप तुरंत आगे बढ़ जाओ, क्योंकि पहले राउंड में आपको इजी और मॉडरेट क्वेश्चन ही करने, और डिफिकल्ट आते ही कितने, पूरे 200 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन नहीं होंगे ऐसे। आप खुद कोडिंग करके देख लो, रोज कोडिंग करना अभी 10 दिन, हूबहू यही पेपर आता है नीट में ऐसे ही, मोर और लेस। आप कोडिंग कर लो, आप खुद ही देखना, 10 क्वेश्चन से ज्यादा डिफिकल्ट आप कोड नहीं करोगे उसको। तो बस वो जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि फर्स्ट थॉट में नहीं आ रहा है, आप तुरंत स्किप करो और मार्क कर दो उसको कि सेकंड राउंड में आएंगे आपके पास। आप झगड़ा मत करो, किसी भी क्वेश्चन से ईगो क्लैश करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन अटेम्प्ट लेफ्ट वर्सेस रॉन्ग बहुत सेंसिटिव भारी इशू है कि छोड़ दें या गलत करें। इसमें बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव इशू। अटेम्प्ट, मैंने कहा अभी इसके बारे में मैंने बोला था जब अटेम्प्ट की बात कर रहे थे, रेलिवेंसी की बात कर रहे थे, तो ये ध्यान रखना कि जिसके 700 आ रहे हैं, जिसके 680 आ रहे हैं, इनफैक्ट उसको 720 का ही प्लान करना है। जिसके 600 आ रहे हैं उसको 670 680 का प्लान करना चाहिए। अटेम्प्ट उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। लेकिन तो इसमें 2 फैक्ट हैं बहुत बड़े। लेफ्ट इज बेटर देन अटेम्प्ट अगर डाइसी है मामला, क्योंकि गलत हुआ तो एक आपकी जेब से जाएगा। लेकिन दूसरी बात, अब 700 मार्क्स निकालने वाला ये नहीं सोच सकता, क्योंकि 4 क्वेश्चन अगर मान लो गलत भी हो गए तो भाई दिल्ली एम्स ऐसे तो नहीं मिलेगा, वो तो अब जिगरा चाहिए। तो अटेम्प्ट और लेफ्ट में बड़ा सेंसिटिव है, कहीं इतना सेंसिटिव ना हो जाए कि पता चला 100 ही अटेम्प्ट लेके आए हैं कि भाई हम तो बिल्कुल सेफ गेम खेलते हैं। इतना भी सेफ नहीं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपकी एलिजिबिलिटी से आपको बाहर कर दें, इतना सेफ गेम खेल लो। तो बिल्कुल नथिंग मोर नथिंग लेस टाइप की कंडीशन चाहिए। जहां भी होप है वहां तक जाना है, बस जहां लगे कि यहां अपनी दाल बिल्कुल नहीं गलनी, उससे दूर रहना है। अटेम्प्ट में पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इसमें गड़बड़ ना करें प्लीज। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरलाइन और हाईलाइट कर रहे हैं कि नहीं। है क्या कि जब आप क्वेश्चन देख के लौटोगे और कोडिंग करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम यू विल फाइंड कि आपके जो क्वेश्चन गलत हुए ऑलमोस्ट सभी इजी क्वेश्चन थे। ये मेजॉरिटी स्टूडेंट के साथ हो रहा है। अगर इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन गलत होना बंद हो जाए तो बच्चा स्मूथली सेलेक्ट हो जाए। तो ये इजी और मॉडरेट क्वेश्चन गलत ना हो उसके लिए क्या किया जाए उस पे बात कर रहा हूं। आप क्वेश्चन के हर शब्द को ठीक तरह से पढ़ लीजिए। जो 200 मिनट का समय है वो पूरा 200 मिनट का समय क्वेश्चन करने के लिए नहीं है। आप उसमें से एक अच्छा खासा समय पढ़ने और समझने के लिए रिजर्व कर दीजिए। वेल अंडरस्टूड इज हाफ डन। अगर ठीक तरह से क्वेश्चन समझ लिया गया तो आधा हो गया समझो। तो क्वेश्चन को समझने में गलती नहीं करें।
दिमाग को शांत करके ठहराव के साथ शब्दों को समझने की कोशिश करें। लैंग्वेज दिक्कत करती है, इसीलिए आप हाईलाइट करो उस शब्द को जो उस क्वेश्चन की मेन आत्मा है, उस शब्द को पकड़ो। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो यार इनकरेक्ट को हाईलाइट करो, नहीं लास्ट में बोलोगे ओ सिट हमने तो करेक्ट टिक कर दिया। तो क्वेश्चन में उस शब्द को पकड़ो जिस शब्द की वजह से वो क्वेश्चन बना है, और उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो। सिमिलरली विद ऑल 4 ऑप्शंस, चारों ऑप्शन। अब अच्छे जज बनना पड़ेगा आपको। आप मान लो जज हो और 4 लोग हैं सस्पेक्ट, तो क्या एक को सुन के उसी को फांसी चढ़ा दोगे कि 3 को छोड़ दोगे आप? अरे भैया, चारों को सुनना पड़ेगा, चारों को बराबर समय देना पड़ेगा। भले ही आपको मालूम हो कि ये बंदा मेरे पड़ोस में रहता है, मालूम है मुझे यही होगा, तब भी आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक अच्छा जज बनना है, चारों को समय देना है, बराबर समय देना है, और एक एक बात को ध्यान से सुनना है उन चारों की, तब फैसला लेना है। तो क्वेश्चन ही नहीं, चारों ऑप्शन के एक एक शब्द को भी अंडरलाइन करना है, और जल्दी जल्दी ये ना हो कि 20 मिनट अंडरलाइन करने में लगाए हैं। तो उन वर्ड्स को, उन शब्दों को पकड़ो जो कैची हैं, जो डिसाइड कर रहे हैं चीजों को, उनको हाईलाइट करो, उनको अंडरलाइन करो। अगर लॉन्ग कैलकुलेशन हो रहा है, समझो आप गलत जा रहे हो, क्योंकि लॉन्ग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आते। अगर ओनली लगा हुआ है तो आप समझ जाओ ट्रैप है, नेवर लगा हुआ है समझ जाओ कांड होने वाला है। ऑलवेज बोथ ऑफ दीज जनरली करेक्ट होता है। हमारे चक्कर में मत पड़ना, यहां कोई जरूरी नहीं। नीट में जनरली करेक्ट होता है, तो ऑल ऑफ दीज जनरली करेक्ट होता है नीट में। लेकिन ये चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे भरोसे रहना भाई, ये सब ऑल ऑफ दीज आए टिक कर देना बिना पढ़े, ये नहीं बोल रहा मैं ये कह रहा हूं कि ये शब्द अगर आते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना है, तो ध्यान से देखना है, ये ट्रैप है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय अगर आपको ओवर थिंकिंग की जरूरत पड़ रही है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप, तो मानकर चलो जो भी कंक्लूड करोगे नेगेटिव ही होगा। ओवर थिंकिंग अल्टीमेटली लीड्स टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ओवर थिंकिंग अगर हो रही है तो मानकर चलो वो जो भी आप टिक करोगे ओवर थिंकिंग के बाद वो गलत होगा। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। फर्स्ट थॉट जनरली करेक्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी बहुत करते हैं कंक्लूड करने में, और जल्दबाजी बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बड़ा नुकसान कर रही है आपका। 700 का कैलिबर लेके बैठे हो और पता चला 600 आ रहे हैं, और टीचर कंफर्म है कि इस बच्चे के 700 आएंगे। लास्ट में पूरी दुनिया में कोई नहीं मानेगा कि इस बच्चे में 700 कैलिबर था। वो आउटराइटली ना सिर्फ ऐसे टीचरों को भी रिजेक्ट कर देते हैं, बच्चों के भी बोलते तुम्हारे बस का नहीं था। अब बात नहीं मानेंगे हमारी भी, क्योंकि हमने साल भर देखा आप में 700 का कैलिबर है। क्योंकि हम एक दिन में थोड़ा ना कंक्लूजन कर निकाल रहे हैं। हमने हर दिन आपको क्लास में देखा, हर दिन आपको मेहनत करते देखा, हर टेस्ट में देखा आपको, और तब जाकर ये कंक्लूड करते हैं कि ये पक्का 700 लाएगा, और पता चला वो 600 लेके बैठा हुआ है लास्ट में। यही सब करके, ओवर थिंकिंग करके, बहुत कॉन्शियसनेस लेके मार एकदम सिंसियर हो गया, क्योंकि घर वाले तिलक लगा देते हैं, चावल लगा देते हैं, और विजयी भाव इतना बाय बाय करेंगे जाते समय, मार इधर इतना टाइट माहौल बना देंगे कि मतलब कुछ ना हो तो भी वो नर्वस हो जाए, इतना भयंकर माहौल बना देते हैं। 20 लोग आ जाएंगे बाय बाय करने, और गाना भी गाएंगे, तो वो माहौल बन जाएगा बिना मतलब का, और वो 700 वाला भी बिना मतलब नर्वस हो जाएगा। ये 1 साल का गेम है,
सेलेक्ट हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो 1 साल का ही तो गेम है। इतना उसको मार, जिंदगी यही है और ये वो, ये चीजें नर्वस करती हैं और कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ा देती हैं, अननेसेसरी एंजाइटी होती है। तो प्लीज ओवर थिंकिंग ना करें और कंक्लूड जल्दी नहीं करें। जो बहुत जल्दी जल्दी कंक्लूड कर लेते हैं ना, वही जल्दबाजी है। फटाफट निर्णय ले लिया और पता चला वहां ओवर थिंकिंग चल रही है, ये कि ये कि ये कि ये, फिर आंखें बंद कर लिया ये। बहुत जल्दबाजी में कंक्लूजन ना निकालें। एक व्यक्ति जा रहा था, बहुत गर्मी थी, तो वो देख रहा था कहीं नल मिल जाए तो पानी पी लूं। जिस गली से जा रहा था उस ऊपर एक लॉबी में एक बंदा खड़ा हुआ था। उसने देखा कि ये जा रहा है और बहुत गर्मी है, आई थिंक ये पानी ढूंढ रहा है। तो जो व्यक्ति लॉबी में खड़ा था उसने उससे बोला कि भाई साहब पानी पीना है क्या? अब यार इस व्यक्ति ने सोचा यार कितना अच्छा आदमी है, मैं पानी ढूंढ रहा हूं, वो खुद ही आगे बढ़ के पूछ रहा है भाई साहब पानी पीना है क्या? बोले बड़ा अच्छा इंसान है, हाँ भाई साहब पानी पीना है। वो बोला रुको मैं आ गया। अब वो बाहर बैठ गया घर के और वो भाई साहब उतरे ही नहीं। 10 मिनट हो गए, अब ये बैठे बैठे इसका धैर्य खत्म हो गया। वो बोला यार बहुत कमीना टाइप का है, मैं अच्छा भला जा रहा था, इतनी देर में तो मैं पानी पी लेता, कहीं ना कहीं मिल ही जाता, बिना मतलब रोक लिया। 1 नंबर का फ्रॉड है ये। और ये सोच ही रहा था, तुरंत दरवाजा खुला, बंदा जग लेके आ गया एक और बोला कि भाई साहब सॉरी, मैंने सोचा कि आप इतनी व्यग्रता से पानी ढूंढ रहे थे तो मुझे लगा कि शरबत बना लेते हैं, तो इसी में थोड़ा टाइम लग गया। अब वो बोला यार मैं ही हूं ... ये व्यक्ति तो ठीक निकला, मैं तो पानी का इंतजार कर रहा था, ये शरबत बना के लाया। तो ये व्यक्ति ठीक है। फिर उसके मन में थॉट बदला कि व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है। तो जैसे ही पीने जा रहा था तो बोला भाई साहब रुको 1 मिनट, अभी नहीं पीना है। फिर ले लिया उसके हाथ से गिलास और अंदर चला गया बिना कुछ बताए। ये वेट करता रहा थोड़ी देर, फिर इसको लगा कि यार ये है गधा, ना मैंने मांगा, भाई क्यों लाया तू शरबत बना के, मैं पानी प्यासा था, तूने क्यों टोका, मैं खुद ही पी लेता यार, 20 मिनट खराब करा दिया मेरे। सर अपने मन से शरबत बना के ले आए। अब भाई साहब तुम पीने जा रहा, फिर छीन के ले गया। अब ये फिर उसके बारे में अंदर अंदर नेगेटिव थॉट प्रोसेस चल रहा है। तीसरी बार बदल चुका है आदमी। और थोड़ी देर बाद वो आया नींबू निचोड़ता हुआ कि यार सॉरी अब पियो। अब इसने सोचा इससे पहले कि दोबारा छीन ले, गटक गया वो। ये हालत है। आप बहुत जल्दीबाजी में रहते हो, बड़ी जल्दी कंक्लूड करना चाहते हो। जो क्वेश्चन में बहुत डाइसी हो, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है आपको, अरे छोड़ दो ना उसको उस समय के लिए। आप फटाफट कंक्लूड मत करो। अगर बहुत कंफ्यूजन है तो छोड़ दो उसे उस समय और टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। बात समझ आ रही है? जल्दबाजी में अगर आप कंक्लूड करने लगे और कंफ्यूजन है तो फिर वो गलत हो सकता है। मैच द फॉलोइंग और सिंगल मैच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं है कि 4 के चारों ऑप्शन आते हो। मैच द फॉलोइंग में एक भी ऑप्शन अगर मैच कर गया, बिंदास टिक करो आप। कोई जरूरी नहीं है चारों ऑप्शन आते हो, लेकिन वो एक तुक्का नहीं होना चाहिए। पता चला वो भी हवा में ही है तो वो नहीं। अच्छा आज का अभी पिछला पेपर उठाना आपने पीवाईक्यू किए हुए हैं। कई सारे क्वेश्चन आए थे पिछली बार ऐसे जिनमें चारों के चारों ऑप्शन बच्चों को नहीं आते थे और एक बड़ी क्लैरिटी से मैच करता था और वो यूनिक भी था, मतलब वो और 3 में नहीं था। इसका मतलब सीधा आंसर है वो।
तो कई बार नेचर आपको पूरा पूरा खजाना नहीं दिखाता, खजाने का रास्ता दिखाता, ब्लिंक करता है। अब वो ब्लिंक आप उसको अवॉइड करके आगे निकल जाओ तो निकल जाओ, इंडिकेशन है वो। तो मैच द फॉलोइंग, और बायो में मैं फिर बता दूं, 4 के चारों ऑप्शन जरूरी नहीं है आने। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट करोगे जब चारों आते हैं, कसम खा के आए हो घर से कि नहीं चारों आएंगे तभी छुएंगे साले को, नहीं तो छुएंगे ही नहीं। आप बायो में एलिमिनेशन पर जाओ। बायो में अगर कंफर्म नहीं है तो कई तरीके कि ये तो नहीं हो सकता, टिक कर दी, काट दिया, 3 बचे। क्योंकि आप भी जानते हो 4 में से एक ऑप्शन तो बहुत ही बड़ा कद्दू आता है, 3 थोड़ा छोटा कद्दू आता है, 2 ऑप्शन ही ठीक होते हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है। तो पहले वो कद्दू हटाओ, छोटा कद्दू बड़ा कद्दू, 2 ऑप्शन बचे, अब उसमें देख लो कौन नहीं हो सकता। तो ये भी एक तरीका है बायो के क्वेश्चन को टिक करने का, लेकिन ये तरीके तभी कारगर हैं जब आप में दम है और साल भर आपने बहुत जबरदस्त मेहनत की है। क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे जब लास्ट में 1-2 क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक मारते हैं तो ये सब सही जाता है और उसको कोई तुक्का नहीं बोलता, सब उसको बोलते हैं कि ये उसका प्रॉपर प्रिडिक्शन था। और ये जो 720 में 720 निकाल रहे हैं वो सब 1, 2, 3 क्वेश्चन में इसी तरह करते हैं। लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। लैंग्वेज मैंने कहा कई बार लैंग्वेज सही से ना पढ़ने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। वही क्वेश्चन जब टीचर दोबारा समझाता है या बाहर निकल के जब दूसरा बच्चा बोलता है कि इसमें यह पूछा गया था, बोला ये तो क्वेश्चन ही नहीं आया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा था वो कुछ और था। तो लैंग्वेज कई बार आपके आते हुए क्वेश्चंस को गलत करा देती है। लैंग्वेज पर सावधान रहें, अलर्ट रहें, ध्यान से देखें लैंग्वेज को। और जो हिंदी और इंग्लिश में अगर मिसमैच है तो फिर जो इंग्लिश कह रही है वही सही है। अनफॉर्चुनेटली अगर मिसमैच है तो जो इंग्लिश में है वही सही है, उसी के हिसाब से आप अपना आंसर दीजिए। आज तक का अनुभव तो यही है। How many of the following are correct? How many of the following are incorrect? आप भैया साफ साफ अलग लिख लीजिए कि 3 करेक्ट 2 इनकरेक्ट। कहीं ऐसा ना हो कि 2 पूछा जा रहा है 3 टिक करके आ रहे हो, 3 पूछा जा रहा है 2 टिक करके आ रहे हो। तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग भी खूब ट्रेंड में है आजकल। तो अलर्ट रहो और लिख लो। लिखते नहीं हो, मन में लिख लेते हो, और मन में 150 चीजें लिखी हुई हैं, फिर पता नहीं क्या पकड़ के लाते हो उसमें से। AR असर्शन रीजन भी आजकल आने लगे हैं। तो असर्शन रीजन आपके गलत ना हो इसलिए प्रॉपर हम लोगों ने नीट मेल चला रखी है, बहुत अच्छी स्पीड में चल रही है। तो अगर अभी भी आपने वो नहीं देखे तो जितने एपिसोड आपने मिस किए हैं वो प्लीज वो देख लीजिए। AR के लगभग 500-600 क्वेश्चन हम लोग करा देंगे, तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है उसमें, तो वो आप अटेंड कर लीजिए। नहीं किए तो जो एपिसोड आपके छूट गए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप उनको एक बार आप देख लीजिए AR के क्वेश्चंस को। AR के मामले में एक और बहुत बड़ी बात आपको बतानी है कि इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ें। कहीं ऐसा ना हो कि रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता हो, आप 1 टिक करके आ जाएं और इंस्ट्रक्शंस में दिया हो कि रीजन अगर करेक्टली एक्सप्लेन करेगा असर्शन को तो आंसर 4 होता है। तो ओवर स्मार्टनेस ठीक नहीं है। आप AR करने से पहले AR से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ लीजिए कि कब क्या मार्क करना है। कोई जरूरी नहीं है कि जिस पैटर्न की हम प्रिपरेशन करा रहे हैं वो हो सकता है वो उसको रिवर्स कर दे और आपने पढ़े ही नहीं, फिर क्या करेंगे हम लास्ट में। OMR सब्जेक्ट वाइज भरना है। OMR बहुत सेंसिटिव इशू है। आप भाव नहीं देते हो, दूसरा OMR मांगते हो, वहां दूसरा नहीं मिलता है।
तो क्रेडेंशियल्स बिल्कुल ठीक तरह से भरें। पता चला रोल नंबर गलत भरा है, पापा का नाम गलत भर दिया, खुद का नाम स्पेलिंग गलत भर दी, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ओएमआर के क्रेडेंशियल्स को ठीक तरह से भरें और सब्जेक्ट वाइज ओएमआर भरते जाएं। बायो खत्म हो गया, बायो भर लीजिए, केमिस्ट्री खत्म हो गया, लास्ट में सारे ओएमआर मत भरिए। एक भी क्वेश्चन अगर सीक्वेंस हिल गया तो सारे गलत होंगे, सारे। और बाहर निकल के जब आओगे और ये बोलोगे कि मेरा सीक्वेंस गलत होने की वजह से सारे गलत हो गए, कोई नहीं मानेगा। प्लीज अलर्ट रहिए। और ओएमआर बहुत सेंसिटिव है। ओएमआर तो ऐसा है जैसे सोने को आप बदलने के लिए ले गए हो पैसे में और आप ठीक तरह से बदल के नहीं लाए। गोल्ड आपके हाथ में था, आप उसको एनकैश नहीं करा पाए ठीक से, आपको क्वेश्चन आता है, आप भर के नहीं आए ठीक से। तो ओएमआर को हल्के में ना लें, ओएमआर को ठीक तरह से पूरे होशो हवास में भरें। सेकेंड राउंड के लिए कुछ क्वेश्चंस जरूर छोड़ें। वही बात है, किसी भी क्वेश्चन से मार इतना जबरदस्ती नहीं करके ही रहूंगा, वो नहीं। जो भी क्वेश्चन फर्स्ट थॉट में नहीं हो रहा है उसको साइड में कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए और सेकेंड राउंड के लिए 10 मिनट निकाल के चलिए पहले से ही। टाइम का एक फॉर्मूला आपको बता दूं। बायो में 100 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट मैक्सिमम। बेहतर हो आप 45 मिनट में कर लो, और बेहतर है आप 40 मिनट में कर लो, और बेहतर आप 35 मिनट में कर लो, लेकिन मैक्सिमम आधा लेना चाहिए। 100 क्वेश्चन है, 50 मिनट से ज्यादा नहीं अलाउड है, अलाउड ही नहीं है 50 मिनट से ज्यादा। बेस्ट हो अगर आप 45 मिनट में करें, महारथी है अगर आप 40 मिनट में कर लेते। 40 मिनट से नीचे मत जाइए। बायो में आधा, केमिस्ट्री में बराबर 45 मिनट लीजिए, 45 से 50 मिनट, बस वही रेंज। 50 क्वेश्चन दिए हुए, 45 करने, 45 से 50 मिनट, बिल्कुल जितने क्वेश्चन उतना ही टाइम। फॉर्मूला बता रहा हूं, बायो में आधा, केमिस्ट्री में बराबर, और फिजिक्स में आप बल्ले बल्ले, टाइम ही टाइम। बायो में आधा, केमिस्ट्री में बराबर, फिजिक्स में ऑटोमेटिकली आपके पास टाइम बच गया। सेकेंड राउंड के लिए भी टाइम बच गया, क्रॉस चेकिंग के लिए भी बच गया। बात समझ आ रही है? स्पीड, अगर आपको लगता है कि अभी भी आप में स्पीड कम है तो प्रैक्टिस बढ़ाइए बचे हुए 10 दिनों में। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि स्पीड अभी भी आपकी कम है तो इन बचे हुए 10 दिनों में प्रैक्टिस बढ़ाइए, क्योंकि स्पीड प्रैक्टिस से ही आएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़िया नहीं है, तो अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है आप एनालिसिस बढ़ा दीजिए। बिना एनालिसिस के ग्रोथ स्लो होगी। तो अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है आप एनालिसिस बढ़ा दीजिए। एक्यूरेसी बढ़ानी है, माइंड की फ्रेशनेस बढ़ाइए, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ानी है, प्रैक्टिस बढ़ाइए। और अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है तो एक तरफ गैप आइडेंटिफिकेशन, अपने मिस्टेक्स के पैटर्न को आइडेंटिफाई करिए, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क्स बढ़ाने तो एलिजिबिलिटी बढ़ाइए। बिटर बट ट्रुथ, ये फिर आ गया बिहेवियर। अगर अभी भी लग रहा है कि गार्ड से लड़ाई किए बिना मन नहीं मानता, या इनविजिलेटर से झगड़ा नहीं करेंगे तो मजा ही नहीं आएगा, या पता चला जिस ऑटो से बैठ के जा रहे हैं उस ड्राइवर से लड़ रहे हैं, तो ये देख लीजिए, गड़बड़ मत करिए, टाइम से पहले पहुंचिए। बिहेवियरल इश्यूज नहीं होने चाहिए। और बहुत ज्यादा सख्ती हम लोग नहीं कर पाते, इसका नतीजा यह निकलता है कि हर साल पेपर में छपता है और फिर फोन आते हैं कि सर क्या कोई है जुगाड़, 2 मिनट लेट हुए बस। अब सर तो नहीं कर सकते, मैं पहले ही बता रहा हूं।
फैक्ट्स को क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर कहीं कोई झगड़ा है कि नहीं ये होता है, आंसर ये आया है, तो उस पर अड़ो मत। अगर आपको लग रहा है कि अभी जो 10 दिनों में टेस्ट हो रहे हैं ये आंसर दिया गया है और आपके हिसाब से ये आंसर हो रहा है, तो आप उसमें अड़ो मत। टीचर से बात करिए, अपने फैक्ट्स को क्रॉस चेक कर लीजिए। माइंड की फ्रेशनेस, मैंने कहा अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है तो एनालिसिस के साथ साथ माइंड की फ्रेशनेस भी बढ़ानी होगी। और फ्रेशनेस बढ़ाने के लिए देख लो आप, एक तो हाइड्रेशन, पानी पीने पर विशेष ध्यान रखो, भरी गर्मियों में पेपर है तो हाइड्रेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। फुल्ली बढ़िया एकदम बॉडी वेल हाइड्रेटेड होनी चाहिए। खाने का आपको ध्यान रखना होगा, ये थोड़ा कचौड़ी समोसा और ये बाहर वाली चीजें अभी बंद करनी पड़ेंगी पूरी तरह से नीट तक। स्लीप, मैंने कहा 7-8 घंटे तो अनइंटरप्टेड स्लीप चाहिए होगी, और वॉक के बिना फ्रेशनेस कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो आपको डेली, अरे यही किंगशिप है। बढ़िया हो नीट वाला दिन भी आप घूमो आधा घंटा, तब तो बात है। नहीं तो क्या, आप देखो ना नीट वाले दिन वो उसमें घुसे जा रहे हैं, हटो हटो, ऐसे ऑटो में किसी को बैठने नहीं दे रहे, वहां पढ़ रहे। अरे भैया साल भर क्या किया आपने? आप देखो ना, पापा पंखा चल रहे हैं, वो बैठ के वो पढ़ रहे हैं, लास्ट में गेट के ठीक सामने, बुक नहीं छोड़ रहे, वो कहे बेल बज चुकी अंदर जाना है। ये सब तमाशा है। ऐसे लोग, ये नौटंकी है। जो पढ़ना है पहले पढ़ लीजिए, अभी खूब टाइम है। और ब्रेन की फ्रेशनेस के लिए जब भी आप 5-6 घंटे हो जाए लगातार पढ़ते हुए, आधे घंटे की क्रिस्प वॉक करिए। बच्चे मोनोटोनी में आ गए हैं, बहुत पढ़ पढ़ के मतलब पीक पर चल रहा है उनका। तो ये बहुत जरूरी है इस समय कि डेली वॉक कंपलसरी है फ्रेशनेस के लिए। चेकिंग, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, कोई डिसिप्लिनरी इशू तो नहीं है, मेहनत प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, आईक्यू के बिना काम नहीं चलेगा, इमोशनल कोशेंट को ठीक करना पड़ेगा। पता चला कि ये एग्जाम केवल कंटेंट का एग्जाम नहीं है। बच्चों को लगता है कि केवल जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का एग्जाम है। बच्चों ऐसा नहीं है। ये एग्जाम आपके डिसिप्लिन का भी है कि साल भर आप कितना डिसिप्लिन में रहे हो, लेबर आपने मेहनत की है, कितनी मेहनत की है, आईक्यू है कि नहीं है, इमोशनल कोशेंट कितना है। पता चला बात बात पे रो रहे हो या बेवजह ही देवदास हुए जा रहे हो, तो ये प्रॉपर टेस्ट होगा। ये कहने को लगता है कि ये केवल 4 सब्जेक्ट का एग्जाम है, ये नर्स का प्रॉपर एग्जाम है। नर्स को कौन कितना कंट्रोल करके रख पाता है उन 3 घंटे 20 मिनट में। ये प्रॉपर एग्जाम है आपके एनवायरमेंट का, कि तुमने यहां कौन सा एनवायरमेंट बनाया था आने के बाद। ये प्रॉपर चेकिंग हो जाएगी कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था, ये चेक हो जाएगा कि माइंडसेट कैसा है। तो अभी भी 10 दिन है, इनमें से जिस फैक्टर पे काम किया जा सकता आप कर लीजिए। माइंडसेट देख लो। इस समय माइंडसेट के लिए 2 सजेशन दिए मैंने। एक, कोई फ्रेंड्स नहीं इस समय बचे हुए अब दिनों में, किसी भी दोस्त से बात नहीं करें अब बचे हुए दिनों में, नहीं लास्ट मोमेंट पे बता देगा भैया तुमने ये पढ़ा, अब हो गया काम तुम्हारा। अननेसेसरी का आपको डोज दे देगा वो, क्या पता काहे का डोज दे दिया। तो अब लास्ट में नीट हो जाने तक आपको अलाउड नहीं है। आवाज नहीं करो, देखो वही एग्जाम वही आवाज कर रहा होगा जिसको नीट नहीं देना इस साल, पक्की बात है। अभी सीरियसनेस का अंदाजा ही नहीं है। तो माइंडसेट के लिए एक बहुत बढ़िया सजेशन है कि अब बचे हुए दिनों में फिलहाल कोई दोस्त नहीं। अच्छा दोस्त होगा टाइम खराब करेगा, और बुरा होगा तो जिंदगी खराब कर देगा। दूसरा, ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा। मार्क्स अगर आपके कम आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां का पैटर्न, नीट के पैटर्न में कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, आपको चेंज, क्योंकि प्योर एनसीईआरटी है, प्योर एनसीईआरटी। तो अभी क्या है ना, और खूब उलट पलट होता है लास्ट में।
आप जानते हैं ना, पूरा मैच अलग थीम पे चलता है, लास्ट के 10 ओवर अलग थीम पे चलते हैं। आप समझ गए होंगे लास्ट के ओवर की क्या इंपॉर्टेंस है। सब राजा से रंक और रंक से राजा, सब राजपाट इधर उधर हो जाते हैं लास्ट के 10। तो ये स्लॉग ओवर्स हैं। आखिरी में एफिशिएंसी बहुत कमाल की लाई जा सकती है। मतलब मान के चलो मिरेकल करने का समय होता है लास्ट में। बस माइंडसेट का खेल है। जो ये सोचते हैं कि मेरे गलत हो रहे हैं, और जो टॉपर्स हैं उनमें आईक्यू है, वो वैसे नहीं सोचते जैसे आप सोचते हैं, कॉमन स्टूडेंट सब सोचते हैं। अगर इंटेलिजेंट है, आईक्यू है, तो वो अलग सोचेगा, डिफरेंट सोचता है। वो सोचता है कि यार जितनी गलतियां होनी है अभी हो जाए। वो ये नहीं सोचता कि मेरे 720 यहां आ जाए, वो ये सोचता है कि मेरे 700 वहां आ जाए। और यहां अगर 720 आ गए तो इसका मतलब एक भी गलती नहीं है, कुछ भी लर्निंग नहीं है, पूरे 3 घंटे 20 मिनट वेस्ट हो गए। ईश्वर उन सभी बच्चों पे बहुत खुश है जिनको नीट से पहले ही बता दे रहा है कि ये गलतियां हैं, देख लो। आई एम रिपीटिंग, ऊपर वाला, ऐसे बच्चे बहुत लकी हैं, ऊपर वाला जिन पे खुश है। और ऊपर वाला जिन पे खुश है उनको नीट से पहले ही हिंट दे रहा है कि देख लो एक बार, ये सब भरी पड़ी है गलतियां, ठीक कर लो, पढ़ लो दोबारा एक बार। तो क्या फर्क पड़ता है अगर आने वाले 10 दिनों में हर दिन 50 गलतियां हैं। मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, ऊपर वाला बहुत खुश है आप पर। अगर वो आपको नीट से पहले ही बता दे रहा है कि ये चीजें गलत हैं, इनको दोबारा पढ़ लो, आप उस पर नाराज मत हो कि मेरे मार्क्स तो आ ही नहीं रहे, अब तो 10 दिन बचे, अभी भी नहीं आ रहे। आप समझ नहीं पा रहे ऊपर वाले का इंडिकेशन को। तो वो अगर सेलेक्ट होना है, इसका मतलब आईक्यू है, और आईक्यू है तो थिंकिंग पैटर्न थोड़ा यूनिक और डिफरेंट होगा। तो आप थैंक यू बोलोगे उसको कि बढ़िया, समय रहते आपने बता दिया और नीट से पहले ही बता दिया। नॉट अलाउड। देखो, पहला नया कंटेंट बिल्कुल अलाउड नहीं। अब बचे हुए 10 दिनों में कोई भी अब नया कुछ भी नहीं करना है। जो कर चुके हो बस उसी में से रिवाइज करना है, नया कुछ भी नहीं करना बचे हुए 10 दिनों में। अब गेम्स अलाउड नहीं है। गेम्स, ऐसे गेम्स बैडमिंटन टाइप अलाउड है जिनमें चोट लगने का कोई डर नहीं है। ऐसे गेम्स अब बचे हुए 10 दिनों में अलाउड नहीं है जिनमें चोट लग सकती है। फ्रेंड्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। हर फ्रेंड जरूरी होता है, कोई जरूरी नहीं होता इस समय। अब बचे हुए 10 दिनों में जब तक नीट का पेपर ना हो जाए, ये नहीं कि नीट से ठीक पहले भैया बता हो गया सारा, अब ये किसी से जानकारी मत लो, बिल्कुल वन वे चलो। आप वन वे, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने टीचर्स, बस यही दोस्त हैं फिलहाल जब तक नीट ना हो जाए। नीट के बाद करना, अब जितने इंस्टॉलमेंट बाकी है नीट के बाद। ओवर थिंकिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। मैंने कहा ओवर थिंकिंग वाले सारे क्वेश्चन गलत होने जिनमें बहुत ज्यादा आती करोगे दिमाग लगा लगा के। थॉट पैटर्न मैंने कहा डिफरेंट होना चाहिए। लेस स्कोर इज अपॉर्चुनिटी टू लर्न। बताया मैंने अभी कि अगर अभी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो टेंशन की बात नहीं है, ऊपर वाला खुश है, आपको बता रहा है, टाइमली बता रहा है। अभी 10 दिन है, उनको देख लो। लास्ट डे तक अगर ऊपर वाला हिंट दे रहा है, बहुत खुश है वो। एनर्जी, बायो मॉलिक्यूल पढ़ा है आपने, तो उसमें दिया हुआ है कि मेटाबॉलिज्म इज द सिनोनिम ऑफ लाइफ। दिया हुआ है कि एक नेचुरल बॉडी नेचुरली इज मूविंग टुवर्ड्स डेथ वाया नो वर्क। प्रॉपर उसमें दिया हुआ है। मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूं, कंक्लूजन में दिया हुआ है कि मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू लाइफ। और लाइफ के लिए मेटाबॉलिज्म जरूरी है, और मेटाबॉलिज्म के लिए कैटाबॉलिज्म जरूरी है, और कैटाबॉलिज्म में ही एनर्जी रिलीज हो रही है। कुल मिलाकर बिना एनर्जी के लाइफ नहीं है। मनहूसियत जहां भी फैलाओगे वो काम नहीं होगा। जिस मोमेंट में आप एनर्जी नहीं डालोगे उस मोमेंट से आपको आउटकम नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। जहां भी एनर्जी इन्वेस्टमेंट होगा रिटर्न जबरदस्त मिलेगा। सो लास्ट मोमेंट तक
फुल एनर्जेटिक रहो, फुल्ली एनर्जेटिक। फोकस। द्रोणाचार्य सिखा रहे थे अपने बच्चों को धनुष बाण चलाना, तो भीम ने निशाना लगाया हुआ था। तो भीम से पूछा द्रोणाचार्य जी ने कि भीम क्या दिख रहा है? तो भीम ने बोला गुरुजी चिड़िया भी दिख रही, चिड़िया की आंख भी दिख रही, गुरुजी पेड़ा पूरा पूरा पेड़ भी दिख रहा है, आप भी दिख रहे हो, भाई लोग भी सब दिख रहे हैं, बताओ। गुरुजी ने बोला नहीं होगा तुमसे, ये तीर और बर्बाद कर दोगे, नीचे करो धनुष बाण दो इधर। अर्जुन से बोला तुम लगाओ। अर्जुन क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी कुछ नहीं दिख रहा है, केवल चिड़िया की आंख दिख रही। बोले लगा दो, लगा दिया, लग गया। तो अगर अर्जुन बनना है तो फोकस चाहिए होगा, और फोकस का मतलब है केवल और वही दिखना जो देखना है, जो टेक्निकली देखना है, जिसको केवल वही दिख रहा है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जिसको ब्रह्मांड में सब दिख रहा है, जिसकी जरूरत नहीं वो भी देखे चले जा रहे हो, तो बिना मतलब आप अपने दिमाग का जीबी भर रहे हो, डेटा भर रहे हो अनवांटेड चीजों से। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज भीम की तरह गदा लेके इधर मार रहे हैं उधर मार रहे हैं, पता चला चक्रव्यूह नहीं टूटा और बेटा मारा गया। क्यों? क्योंकि फोकस नहीं था, कहीं ना कहीं फोकस की कमी। चक्रव्यूह नहीं सीख पाए थे तोड़ना, और बेटा मारा गया था उनके रहते हुए, वो वहीं थे। तो फोकस बनाए रखें। फोकस के बिना टारगेट हिट होता नहीं है, और जिसका जितना बढ़िया फोकस है उसको उतना कम समय लगेगा। मोटिवेशन के लिए आप बहुत ज्यादा बाहर की वातावरण पे निर्भर ना रहें। इंटेलिजेंट वही है जो सेल्फ मोटिवेटेड है। जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, आईक्यू पर क्वेश्चन मार्क है। मोटिवेशन अगर अंदर से आ रहा है, इसका मतलब गारंटी है कि आईक्यू भी है, ईक्यू भी है और एक्यू भी है, एडवर्सिटी कोशेंट भी है। कोई मुसीबत आएगी तो वो बच्चा रिपेयर कर लेगा खुद को। तो ये मोटिवेशन उसी में आएगा। इनर मोटिवेशन चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा चाहिए होता है। तो जिसको रिपेयर मैकेनिज्म आती है, रिपेयर मींस गिर पड़े कोई बात नहीं, झाड़ा फिर शुरू। रिपेयर मैकेनिज्म होने की वजह से ही डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। रिपेयर नहीं होने की वजह से आरएनए सीनियर होने के बावजूद रेस से बाहर हो गया। तो रिपेयर मैकेनिज्म है डीएनए में, इसीलिए डीएनए अमर हो गया। व्यक्ति अमर नहीं हुए, डीएनए अमर हो गया। तो रिपेयर मैकेनिज्म जिसमें है उसको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपेयर ही तो चाहिए होता है। अगर आप खुद को रिपेयर मैकेनिज्म आप में है तो कोई टेंशन नहीं है। जेनेटिक्स का मामला है, जो लड़ना जानते हैं, जो डिटर्मिनेशन वाली फैमिली कल्चर है वहां से आ रहा है, तो उन बच्चों की तो दिक्कत ही नहीं है। और जिन बच्चों में थोड़ा ढीला ढाला है डिटर्मिनेशन, उनको अपना वातावरण ठीक करना चाहिए। थोड़ा ऐसा वातावरण अपना रखना चाहिए जिससे उनमें चीजें पॉजिटिव आए, उनकी अच्छी पॉजिटिव चीजें चली ना जाए। फाइटिंग स्पिरिट ही वो एक ही बात है। फाइटिंग स्पिरिट और रिपेयर मैकेनिज्म वो एक ही है। फाइटिंग स्पिरिट के बिना तो काम चलता नहीं है। ये फाइटिंग स्पिरिट की बात है जो मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में भी बोला था। तह के बाहर जो हाल है, तह के अंदर भी वो हाल। मछली बच के जाए कहां, सारा जल ही जाल। हर जगह फाइट है। और जो भी ये बोल रहा है ना कि वो कंपटीशन में नहीं है, उसको किसी तरह की फाइट में नहीं है, सामने पंक्तियां हैं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा और या फिर रण से भागे होंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बिना कंपटीशन बीट किए आगे निकल जाए।
और अगर बिना कंपटीशन के कोई बोल रहा है ये बात, तो दो ही ऑप्शन है, या तो अपने सपने तोड़ दिए होंगे, छोड़ दिए होंगे, या फिर युद्ध से पलायन कर गए होंगे। क्योंकि हमें अगर आगे बढ़ना है तो कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा, हमें अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाते चले जाना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और अभी 10 दिन है, इसमें टारगेट यही रखना है कि 10 दिन में 15 दिन का आउटपुट निकालें। सो माय ऑल बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू।